हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। देखिए, कल हम लोगों ने जो है एक प्रैक्टिस सेट किया हुआ था माइक्रो प्रोसेसर का, जिसमें हम लोगों ने बहुत ही जल्दी से 50 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया था, जिससे आप लोग जो है पेपर जब देने जा रहे हैं और जो एग्ज़ाम के बाहर आप सेंटर पे खड़े हैं तो आपसे 10 से 15 मिनट में जो है आपका पेपर पूरा एक 50 क्वेश्चन अगर आपकी आंखों के सामने आ जाते हैं और अगर आप उनमें से क्वेश्चंस में से अगर आपको 2-3 क्वेश्चन भी फंस गए तो आपके लिए बहुत जो है फ़ायदेमंद होगा। तो इसलिए हम लोग आज भी जल्दी से ही ये 50 क्वेश्चंस जो हैं ख़त्म करेंगे और आज के ये 50 क्वेश्चन कुछ थोड़े से इम्पोर्टेंट टॉपिक मतलब मिक्स क्वेश्चन है, लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है एमएस पावर पॉइंट के कार्य क्षेत्र को किस रूप से जाना जाता है? तो पहला है स्लाइड, पेज, वर्कशीट या सभी। तो देखो, जो हमारा जो एमएस पावर पॉइंट होता है उसके जो कार्य क्षेत्र को जाना जाता है वो स्लाइड के रूप में जाना जाता है। ठीक, चलिए फिर आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्न में कौन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का वैध फंक्शन नहीं है? देखो, मैक्सिमम है, मिनट है, सब्ट्रैक्ट है, हाईएस्ट है। ये हमारे 3 तो हो जाएंगे, ये 3 जो है हमारे उसके फंक्शन हो जाएंगे, लेकिन एक जो मिनट है ये हमारा इसका फंक्शन नहीं होता है। चलिए फिर देखते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, लिखा हुआ है निम्न में कौन सा मेनू टैब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में होता है? तो यहाँ पे रिव्यू लिखा है, डेटा लिखा है, लेआउट लिखा है और रेफरेंसेस लिखा है। तो देखिए, माइक्रोसॉफ्ट 2016 में नहीं होता है, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए, नहीं में डेटा नहीं हो जाएगा। ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी और ये प्रीवियस ईयर में आपका कंप्यूटर ऑपरेटर में शायद पूछा गया है, ठीक है, या एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट में या TG2 में, किसी में भी ऐसा तीनों में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 4, लिखा हुआ है बिजनेस लेटर लिखने के लिए आप किस एप्लीकेशन का उपयोग करेंगे? तो लिखा हुआ है MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट और MS एक्सेल। तो देखो, जब हमें बिजनेस लेटर लिखना होगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? MS वर्ड पे जाते हैं, ठीक है। वहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एक लेटर टाइप कर सकते हैं। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। चलिए देखिए, लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिस्प्ले डिवाइस है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या सिस्टम सॉफ्टवेयर है? तो देखो, जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट होता है वो हमारा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, जब MS एक्सेल में किसी अन्य सेल में फार्मूला कॉपी किया जाता है तो संदर्भ बदल जाता है। कैसा? स्टैटिक रेफरेंस, रिलेटिव रेफरेंस या एब्सोल्यूट रेफरेंस या एनोनिमस रेफरेंस। देखो, जब MS एक्सेल में जब अन्य सेल में फार्मूला कॉपी किया जाता है तब क्या हो जाता है, तो ये रिलेटिव रेफरेंस हो जाता है, क्योंकि वो उससे रिलेटेड ही हो जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, देखिए न्यूनतम मेमोरी साइज की इकाई क्या होती है? यहाँ पे KB है, MB है, GB है, TB। तो देखो, इन चारों में देखा जाए TB सबसे बड़ा, GB उससे छोटा, फिर MB उससे छोटा, सबसे छोटा KB। तो यहाँ पे आंसर सही क्या हो जाएगा? KB। चलो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या क्या है, लिखा हुआ है एक परिवर्तनशील मेमोरी, यानी कि जो जिसमें परिवर्तन यानी कि कुछ चेंज हो सके, ठीक। तो SRAM लिखा है, DRAM लिखा है, तो परिवर्तनशील मेमोरी की बात कर रहा है कि कौन हो जाएगा? देखो, परिवर्तनशील मेमोरी की यानी कि वोलेटाइल, ठीक है। तो उसमें क्या हो जाता है, परिवर्तन मतलब लाइट जाने के बाद में उसमें डेटा ही नहीं बचता। तो रैम जितनी भी तरीके की होंगी वो सब परिवर्तनशील मेमोरी होती हैं, यानी कि ये दोनों सही हो जाएंगे। चलिए फिर लिखा हुआ है IC चिप्स जो कंप्यूटर में प्रयुक्त होती है किसकी बनी होती है? तो वो सिलिकॉन की बनी होती है। देखिए, लेड है, सिलिकॉन है। देखिए, सिलिकॉन आपको दूसरे ऑप्शन में दिख रहा है, बिल्कुल सही हो जाएगा सिलिकॉन, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या, निम्नलिखित में कौन कंप्यूटर के भीतर CPU और अन्य उपकरणों के बीच नियंत्रण रखता है? तो कंट्रोल बस है, UPS है, रोम है, रेड है। तो देखिए, ये जो हमारा जो CPU के अंदर जो नियंत्रण रखता है वो होती है हमारी कंट्रोल बस। तो वो सभी चीज़ को कंट्रोल करके रखती है। चलिए 11 नंबर देखिए, OSI मॉडल का कौन सा लेयर अभिगम नियंत्रण प्रदान करती है? तो जो OSI का जो मॉडल होता है वो फिजिकल मॉडल होता है। कौन सा? फिजिकल मॉडल, जो हमें अभिगम नियंत्रण प्रदान करती है। चलिए 112 नंबर देखिए, 12 नंबर में क्या है, फायरवॉल का उपयोग संचार नेटवर्क सिस्टम में किससे सुरक्षा प्रदान किया जाता है? अनधिकृत हमला, डेटा संचालित हमला, आग का हमला या वायरस का हमला? देखो, वायरस का हमला, आग का हमला और डेटा संचालित हमला, तो ये सब हटा देते हैं। जो अनधिकृत उसमें एंट्री होती है उसको नहीं जाने देता है। जो हमारा फायरवॉल होता है वो हमारा अनधिकृत
जो एंट्रीज़ होती हैं, यानी कि जो उसमें घुसना चाहता है उसको नहीं जाने देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, प्राइमरी मेमोरी पर स्थित होती है, क्या होती है? एक्सपेंशन बोर्ड, मदरबोर्ड। किस पे प्राइमरी मेमोरी किस पे उपस्थित होती है, ये पूछा गया कि प्राइमरी मेमोरी एक्सपेंशन बोर्ड पे, मदरबोर्ड पे, स्टोरेज डिवाइस पे या आउटपुट डिवाइस पे। चलिए, तो जो हमारी जो मेमोरी होती है वो हमारी कहाँ होती है? वो मदरबोर्ड पे स्थित होती है। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मदरबोर्ड। ठीक, चलिए देखिए, क्वेश्चन को आप थोड़ा सा समझिए, बिल्कुल अच्छे से आप थोड़ा सा ध्यान देके पढ़िए। क्वेश्चन आपसे बिल्कुल गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये क्वेश्चन सारे के सारे हम लोग पहले ही कर चुके हैं। चलिए, एक वेब ब्राउज़र नहीं है, क्या नहीं है? नेटस्केप, इंटरनेट ओपेरा या माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। तो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक जो है वेब ब्राउज़र नहीं होगा। चलिए, फिर देखिए 15 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन सा एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो एक समय में एक प्रोग्राम निर्देश को मशीनी भाषा में बदलता है। देखो, जब यहाँ पे कह रहा है वन लाइन बाय लाइन, देखो लाइन बाय लाइन जो है वो एक ही करता है, ये मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूँ। देखिए, सिमुलेटर है, कंपाइलर है, सीपीयू और इंटरप्रेटर। तो देखिए यहाँ पे आपको दो ही कन्वर्टर दिखाई दे रहे होंगे, एक कंपाइलर, दूसरा इंटरप्रेटर। और आपको अच्छे से पता है कंपाइलर क्या करता है, इंटरप्रेटर क्या करता है। ठीक, चलिए देखिए, जो हमारा इंटरप्रेटर होता है वो लाइन बाय लाइन करता है, और कंपाइलर पूरा एक बार में एक पूरे सोर्स को जो है कन्वर्ट कर देता है। चलिए 16 नंबर देखिए, एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो उपयोगकर्ता को वेबसाइट पर खोजने को देखने में सक्षम बनाता है, कौन होता है? हार्डवेयर, हाइपर टेक्स्ट लिखा हुआ है, एडवेयर, यूआरएल और वेब ब्राउज़र। देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन की बात कर रहा है, तो एप्लीकेशन जो आपकी हो जाएगी वो हो जाएगी वेब ब्राउज़र हो जाएगी। चलिए 17 नंबर देखिए, 17 नंबर में लिखा हुआ है, निम्नलिखित में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जीयूआई आधारित नहीं है? देखो, जीयूआई की बात होती है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होना चाहिए, और वो किस में नहीं होता है? वो एमएस डॉस में नहीं होता है। 1 2 3 4 4 5 हो गया, चलिए कोई नहीं, 3 4 होना चाहिए था उसे। 18 नंबर देखिए, इनमें कौन सी कुंजी स्लाइड शो को बंद करती है? लिखा है एंड की, F2 की, शिफ्ट की या ESC की। देखिए, जो हमारी जो है स्लाइड शो को बंद नहीं करती है, वो ESC की जो होती है वो बंद नहीं करती है। चलिए, फिर 19 नंबर देखते हैं। 19 नंबर में क्या है? लिखा है आउटपुट डिवाइस का उपयोग करके उपयोगकर्ता कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? डेटा इनपुट कर सकते हैं, डेटा स्कैन कर सकते हैं, डेटा प्रोसेस कर सकते हैं, डेटा को प्रिंट या डेटा को देख सकते हैं। देखिए, आउटपुट डिवाइस से हम लोग क्या कर सकते हैं? उसको डेटा को देख ही सकते हैं, या हम लोग प्रिंट ले सकते हैं। चलिए 20 नंबर देखिए, इंट्रानेट पर सर्वर के बीच ईमेल भेजने के लिए प्रोटोकॉल क्या होता है? तो बीजीपी लिखा है, एसएमटी लिखा है, आरटीपी लिखा है और एसडबलटीपी। देखिए, जब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इंटरनेट पे जो है कोई सर्वर के बीच में मेल भेजना है, तो किस प्रोटोकॉल के तहत भेज सकते हैं? तो देखो, वो एसएमटीपी होता है। मेल भेजने के लिए एसएमटीपी का ही जो है प्रोटोकॉल यूज किया जाता है, यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो ये मेल के लिए होता है, तो ये बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 21 नंबर देखिए, यहाँ पे लिखा है कंप्यूटर में मॉडेम का क्या अर्थ होता है? तो मॉडेम का अर्थ होता है मॉड्यूलर और डीमॉड्यूलर, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, ये हमारा मॉडेम के अर्थ होता है। ये हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं। चलिए 22 नंबर देखिए, लिखा हुआ है एक निर्दिष्ट स्थान में एक वर्ड दस्तावेज को संचय करने के लिए आपको ऑफिस बटन में किस विकल्प पर क्लिक करना होता है? तो लिखा है सेव, सेव एज, न्यू और ओपन। तो देखो, जब यहाँ पे बात आ रही है दस्तावेज को संचय करने के लिए आपको ऑफिस बटन में किस विकल्प का यूज करना पड़ेगा? तो हम लोग सेव एज का, क्योंकि एक निर्दिष्ट स्थान में एक वर्ड दस्तावेज को संचय करने के लिए ऑफिस बटन में आप किसका इस्तेमाल करेंगे? तो सेव एज का इस्तेमाल करेंगे। चलिए 23 नंबर देखिए, लिखा है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 सॉफ्टवेयर के लिए सही फाइल एक्सटेंशन चुनें। देखो, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की बात हो रही है, ठीक है, तो पावर पॉइंट की जो है एक्सटेंशन क्या होती है? PPT X हो जाएगी। चलिए 23 के बाद अब 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, चलिए 24 नंबर में लिखा है कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर जो विभिन्न एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और उपयोगकर्ताओं के बीच हार्डवेयर के उपयोग को नियंत्रित समन्वित करता है के रूप में जाना जाता है, क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, बायोस, डिवाइस ड्राइवर या यूटिलिटीज़। तो देखो, जो हमारा
विभिन्न एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ताओं के बीच हार्डवेयर के उपयोग को नियंत्रित और समन्वयित करता है, वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाता है। कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है पूरे कंप्यूटर को क्या करता है, ऑपरेट करता है। तो यहाँ पर भी वही बता रहा है कि कौन जो है उनके बीच में ऑपरेट करेगा, तो ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। चलिए, MS वर्ड 2016 में निम्न में से पेज लेआउट मेनू किस समूह में इंडेंटेशन विकल्प की सेटिंग होती है। चलिए देखिए, एक सेकंड रुकिएगा, हाँ अब सही है। ठीक, तो MS वर्ड 2016 में जो निम्न पेज में से पेज लेआउट मेनू में किस समूह में इंडेंटेशन विकल्प की सेटिंग होती है। तो देखो, ये होती है हमारी पैराग्राफ में होती है। चलिए 26 नंबर देखिए, 26 नंबर में है किसी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के प्रिंटेड हैंडआउट के डिज़ाइन व लेआउट को बदलने के लिए निम्न में कौन सा व्यू इस्तेमाल किया जाता है। तो ये होता है हैंडआउट मास्टर, नोट्स मास्टर, स्लाइड मास्टर और स्लाइड शॉर्टर। तो देखिए 26 नंबर का क्या सही हो जाएगा। देखिए 26 नंबर में जो है कौन सा व्यू इस्तेमाल किया जाता है, तो ये हैंडआउट मास्टर का व्यू इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, चलिए 27 नंबर देखिए, लिखा हुआ है निम्न में कौन सा इनपुट डिवाइस उस स्रोत से इमेज को कैप्चर करता है जो एक डिजिटल रूप से परिवर्तित हो जाते हैं और जिसे डिस्क पर स्टोर किया जा सकता है। तो ये होता है जॉयस्टिक, लाइट पेन, स्कैनर और माउस। तो देखो, जब बात कर रहा है यहाँ पे कि कैप्चर करता है जो डिजिटल रूप से परिवर्तित हो जाते हैं, तो ये स्कैनर का काम होता है हमारे। कि स्कैनर जो है क्या करता है, फ़ोटोज़, अपने डॉक्यूमेंट्स और जो भी चीज़ें होती हैं उस तरीके को स्कैन करके आपको डिजिटल रूप में हमें कंप्यूटर पे प्रोवाइड करा देता है। चलिए 28 नंबर देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सभी अंकगणित और तार्किक ऑपरेशंस जैसे एंड, नॉट और और करता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला है यहाँ पे कंट्रोल यूनिट, दूसरा है ALU, तीसरा है कंपाइलर और चौथा है ट्रांसलेटर। तो देखिए, जब भी कभी बात आती है कि अर्थमेटिक की वो जो सारी चीज़ें गणनाएं करने की, तो अर्थमेटिक का काम होता है, यानी ALU का काम होता है। चलिए URL में R का अर्थ पूछा जा रहा है। URL की फुल फॉर्म कहते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, तो R का मतलब रिसोर्स हो जाता है। देखिए इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए फिर 30 नंबर देखिए, लिखा हुआ इनमें से रीड एंड राइट मेमोरी के रूप में भी जाना जाता है। किसे जाना जाता है, रोम, रैम, DVD या हार्ड डिस्क। तो देखो, जब यहाँ पे रीड या राइट की बात की जा रही है, तो देखो जब रीड या राइट की बात आती है तो वो रैम हो जाती है हमारी। ठीक, चलिए 31 नंबर देखते हैं। 31 नंबर लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार का कंप्यूटर मॉनिटर स्क्रीन पर एक छवि यानी कि इमेज बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक पुंज यानी कि बीम का उपयोग करता है। तो देखिए, पहला है प्रकाश उत्सर्जक डायोड, दूसरा है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक, LCD जिसको बोलते हैं, कैथोड रे ट्यूब लिखा है, गैस प्लाज्मा डिस्प्ले। तो देखिए कैथोड रे ट्यूब जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 32 नंबर देखिए, लिखा है कंप्यूटर पर गेम खेलने के लिए निम्नलिखित में से किस डिवाइस व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है। देखो यहाँ पे स्कैनर है, टच पैड है, कीबोर्ड है, जॉयस्टिक है। देखो गेम खेलने की बात आ रही है तो जॉयस्टिक आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 33 नंबर देखिए, कंप्यूटर नेटवर्क के बीच डेटा पैकेट को स्थानांतरित करने के लिए का उपयोग किया जाता है। देखिए, दो कंप्यूटर नेटवर्क के बीच डेटा पैकेट को स्थानांतरित करने की बात कर रहा है। देखिए खाली जगह में क्या आएगा, चलिए देखिए, एक सेकेंड जी, अब ठीक है। चलिए यहाँ पे लिखा है स्विच, राउटर, ब्राउटर और गेटवे। तो देखो राउटर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, राउटर का इस्तेमाल किया जाता है। 34 नंबर देखिए, खाली जगह एक सामान्य नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है। देखिए जब भी कभी इस तरीके से क्वेश्चन आता है नहीं है, तो उसको ध्यान से पढ़ा करिए, वरना आपका क्वेश्चन ये बहुत जल्दी गलत हो जाता है। क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं सामान्य नेटवर्क टोपोलॉजी है, तो हम लोग सीधे बस या स्टार या रिंग ये सब लगा देंगे, क्योंकि ये तीनों तो हैं ही। ग्रिड जो है इस तरीके की कोई टोपोलॉजी नहीं होती है। चलिए 35 नंबर देखिए, 35 नंबर में कंप्यूटर सिस्टम में निम्नलिखित में से कौन सी प्राइमरी मेमोरी है। तो देखिए हार्ड डिस्क लिखा है, कॉम्पैक्ट डिस्क लिखा है, रैम लिखा है, पेन ड्राइव लिखा है। ठीक, देखिए हार्ड डिस्क हम लोग एक्सटर्नल लगा सकते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क यानी कि CD, पेन ड्राइव तो ये क्या हो जाती है, हमारी सब जो एक्सटर्नल डिस्क हो जाती हैं, यानी कि सेकेंडरी मेमोरी हो जाती हैं। तो रैम हमारी जो होती है हमेशा कंप्यूटर के साथ आती है इंटरनल के रूप में, तो ये प्राइमरी मेमोरी हो जाती है। चलिए 36 नंबर देखिए, कौन सा
MS एक्सेल फंक्शन दो तिथियों के बीच दिनों की संख्या की गणना करता है। तो गैप लिखा है, डेट्स लिखा है, डेज लिखा है, डेज 360 लिखा है। तो देखिए जब यहाँ पे जो बात की जा रही है कि दिनों की गणना, तो डेज की बात हो जाएगी, तो डेज कर रहा है। चलिए 37 नंबर देखिए। जीमेल अकाउंट में डिलीट किया गया मेल किस फ़ोल्डर में जाता है? तो लिखा ट्रैश, स्पैम, ड्राफ्ट या रिसिप्ट में। तो देखो स्पैम में तो जो हमारे जो मतलब अनचाहे मैसेज होते हैं जिनको हम लोग उसमें डालते हैं तो वो स्पैम में जाते हैं। ड्राफ्ट में जिनको हम लोग सेंड करने मतलब लिखा हुआ होता है लेकिन सेंड नहीं करते हैं वो उसमें सेव हो जाते हैं। और ट्रैश में क्या जाते हैं, जिसको हम लोग डिलीट कर देते हैं वो ट्रैश में चले जाते हैं। चलिए 38 नंबर देखिए। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट में संख्याओं का डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है? तो देखो ये क्वेश्चन हम लोग इतने बार कर चुके हैं कि आपको इसका आंसर पता होना चाहिए कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट में जो संख्याओं का डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट होता है वो क्या होता है? वो राइट होता है। ठीक, राइट अलाइनमेंट होता है। ये क्वेश्चन हम लोग बहुत बार कर चुके हैं अपने प्रैक्टिस सेट में, इतने बार ये प्रैक्टिस सेट में आ चुका है कि आप लोग आराम से उसको देख सकते हैं। देखिए फिर उसके बाद में मुझे नहीं लगता कि ये आपका क्वेश्चन गलत होगा। चलिए 39 नंबर देखिए। बाइनरी संख्या 10.11 के बराबर डेसिमल है। तो देखिए जब यहाँ पे बात आ रही है कि ये 11 के बराबर डेसिमल है तो ये हो जाएगा हमारा कौन सा हो जाएगा? ये 10.375 होता है। ठीक, चलिए इसको देखिए। 40 नंबर देखिए। देखिए ये मैंने बाइनरी में जो डेसिमल निकालने की बात कर रहा है ये मैंने आपको निकालना एक बार बताया हुआ है, तो आप लोग वहाँ से देख लीजिए क्योंकि यहाँ पे मैं वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ। क्योंकि अगर ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आप मॉर्निंग में जो पहले शिफ्ट वाले लोग होंगे वो इसको देख के अंदर नहीं जा पाएंगे, तो इसलिए मैं ज़्यादा लंबा नहीं कर सकता हूँ इसको, मैं छोटा रखना चाहता हूँ जिससे आप लोग जो है एंट्री से पहले इसको एक बार नज़र डाल के ज़रूर जाएँ। चलिए फिर लिखा हुआ है SSD का क्या अर्थ है? तो SSD का क्या हो जाएगा? सॉलिड स्टेट ड्राइव। चलिए फिर आगे देखिए। फिर लिखा है स्मॉल स्टेट ड्राइव, फिर सॉलिड स्टेट ड्राइव और स्टैटिक स्टेट ड्राइव। देखो क्या हो जाता है? सॉलिड स्टेट ड्राइव बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए 41 नंबर देखिए। लिखा है कंप्यूटर, स्पीकर और हेडफोन किस प्रकार की डिवाइस हैं? इनपुट, स्टोरेज, सॉफ्टवेयर और आउटपुट। क्या है? कंप्यूटर की में स्पीकर और हेडफोन। देखिए स्पीकर भी हमको आवाज़ सुनाई देती है, हेडफोन से भी हमको आवाज़ सुनाई देती है। जब हमको कोई चीज़ बाहर अंदर से बाहर की तरफ आ रही होती है तो वो सब क्या हो जाते हैं? वो आउटपुट डिवाइसेस हो जाती हैं। चलिए 42 नंबर देखिए। 42 नंबर में क्या है? निम्नलिखित में कौन एक वर्ग ए का होस्ट पता नहीं है? देखो वर्ग ए की बात कर रहा है, ये क्वेश्चन मैं अपने प्रैक्टिस सेट में करा चुका हूँ। ठीक, तो इसको अगर आपने नहीं देखा है या आपको नहीं पता है तो फिर आप लोग जिसके पास देखिए टाइम है वो देख सकता है, लेकिन मॉर्निंग शिफ्ट वालों के लिए तो अभी टाइम नहीं है इतना। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ए होस्ट का पता नहीं है। तो देखो इसमें ऑप्शन ए जो है वो ए होस्ट का पता नहीं है। चलिए NIC का पूरा नाम पूछा गया है, लिखा है न्यू इंटरटेन केबल। ठीक, फिर दूसरा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड लिखा हुआ है, फिर ए और बी दोनों है, नेट इंटरफेस कार्ड है। देखो जो NIC की फुल फॉर्म होती है वो होती है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 44 नंबर देखिए। DRAM यानी कि डी रैम में मौजूदा भंडारण तत्व क्या होता है? तो लिखा है डायोड, संधारित्र, मॉसफेट मॉसफेट या फ्लिप फ्लॉप। तो देखो जो डी रैम में मौजूदा भंडारण तत्व होता है वो क्या हो जाता है? वो हमारा हो जाता है ये संधारित्र। क्या हो जाता है? संधारित्र। चलिए 45 नंबर देखिए। 45 नंबर लिखा है किसी दिए गए IP एड्रेस के लिए मैक एड्रेस खोजने के लिए निम्न में कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है? तो ARP यानी कि एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ARP तो रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। चलिए आगे देखते हैं इसके कौन कौन से ऑप्शन दे रखे हैं। बूटपी यानी कि बूट स्ट्रैप प्रोटोकॉल, फिर क्या दे रखा है? DHCP डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। तो देखो यहाँ पे जो है एड्रेस और एक मैक एड्रेस खोजने के लिए जो है प्रोटोकॉल की बात की जा रही है, तो हमारा प्रोटोकॉल हो जाता है ARP यानी कि एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ये बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए 46 नंबर देखिए। निम्न में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो विंडो विस्टा है, लिनक्स है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, एप्पल एमओएस। तो देखो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस तो हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएगा, ठीक, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है वो।
47 देखिए, 47 में क्या है, निम्न में कौन सा कार्यक्रम मुख्य रूप से रैम द्वारा किया जाता है। तो देखिए रैम द्वारा कौन सा काम होता है, केवल रीड एंड राइट, केवल राइट, सिस्टम पर निर्भर करता है। देखो जो रैम का काम होता है वो रीड एंड राइट दोनों का होता है। किसका होता है, रीड एंड राइट का। ठीक, रैम का काम रीड एंड राइट का होता है, याद रखिएगा। चलिए 48 नंबर देखिए, 48 नंबर में क्या है लिखा है, मेमोरी प्रबंधन तकनीक जो हर प्रोग्राम के लिए समर्पित स्मृति स्थान प्रदान करने के लिए रैम और हार्ड डिस्क स्पेस का इस्तेमाल करती है, उसे किस रूप में जाना जाता है। तो देखो उसे जाना जाता है हमारे वर्चुअल मेमोरी के रूप में। किस में, वर्चुअल मेमोरी के रूप में जाना जाता है। चलिए आगे ऑप्शन देखते हैं, लिखा हुआ है यहाँ पे कि आईपी एड्रेस 135.0.10.27 एड्रेस वर्ग से संबंधित है, तो ये हमारा बी वर्ग से है। देखिए इससे रिलेटेड ये मैंने आपको बहुत पहले ये आपने बताया हुआ था एक प्रैक्टिस सेट में कि ये बी एड्रेस है, यही इसी तरीके से सेम आता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए फिर लिखा हुआ एबिक डिक जो है का विस्तार क्या होता है। ये देखिए मैंने अपनी जो कल शॉर्ट फॉर्म्स जो फुल फॉर्म्स का वीडियो डाल रखा था वहाँ पे भी उसकी फुल फॉर्म मैंने बताई हुई थी। ठीक, तो याद रखिए इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है, एक सेकेंड जी, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। बिल्कुल सही है। देखिए बाकी अगले पेज पे आपको इसके ही तीनों ऑप्शन और दे रखे हैं, लेकिन जैसे मुझे याद है तो मैंने आपको बता दिया कि इसकी पहली ही फुल फॉर्म बिल्कुल सही होती है। EBCDIC की जो फुल फॉर्म होती है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड होता है। ठीक, देखिए हम लोगों की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। देखिए ये क्लास का मेन उद्देश्य यही था कि आप लोग जो है मॉर्निंग शिफ्ट वाले पेपर से पहले एक बार इस पर नज़र डाल के जाइए। आपको अगर इससे 1 या 2 नंबर भी मिलते हैं तो आपको कंप्यूटर पास होने में कुछ मदद मिल जाएगी। ठीक है, अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, जो लोग अभी नया आए हुए हैं हमारे चैनल पर वो सभी लोग मिलकर एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।